नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी क्लासेस के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और हमने कल पढ़ लिया था गुलाम वंश। गुलाम वंश का आखिरी शासक गियासुद्दीन बलबन के मृत्यु के बाद 3 साल तक किसी तरह से आपसी कलह समझिए चाहे विरोध समझिए, किसी भी तरह खींच तिर के उनका जो शासन था घीस पीट के जो कहते हैं चलता है कहाँ तक 3 साल। और 3 साल के बाद एक नया वंशज की स्थापना होती है और उस वंश का नाम है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और यह 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश के प्रथम शासक हुए। ये तो पॉइंट ऑफ पहले ही बता दिया मैंने। और जो ये हैं 6 साल तक शासन चलाते हैं, यानी कि 1290 से 1296 तक। अब 1296 तक इनका जो शासनकाल है 6 साल, वो इस तरह होता है कि बलबन के मृत्यु के बाद जो बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को यह विशेष मकसद से एक विजय युद्ध पर भेजते हैं। दक्कन का वह विजय युद्ध होता है, दक्कन का देवगिरी। वो वहाँ जाता है और विजय होके आता है। और उसी विजय के उपलक्ष्य में जब वहाँ से हीरे जवाहरात और बहुत सारी धन दौलत लूट के लेके आता है दिल्ली, तो दिल्ली जो उसका स्वागत करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो उसी दौरान वह खंजर से घोंप के अलाउद्दीन खिलजी उनको मार देता है, यानी कि उनका भतीजा ही उनकी कत्ल कर देता है। अब उनके मृत्यु के बाद, अब जाहिर सी बात है उसने कत्ल किया है तो अगला शासक वही होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक होता है और यह माना जाता है कि सबसे बलशाली शासक भी यही था। यह तेज सेनापति यानी कि चतुर सेनापति भी कह सकते हैं, कुशल शासक भी हुए खिलजी वंश का। और इसने बहुत सारे विजय किए हैं, जैसे मैं समझाऊंगा कि 1296 से 1316 तक, माफ़ कीजिएगा 1316 तक इसका शासन चलता है। इस दौरान इसने 1299 एडी में, यानी कि 1299 ईस्वी में गुजरात तथा मलवा, 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर विजय प्राप्त करता है। मान लीजिए ऐसे ही कि खिलजी वंश का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुआ था और इसका जो शासनकाल था 20 सालों का था। 20 सालों में इसने बहुत सारा विजय किया। और माना जाता है ये भी कि जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का जो किला पे इसने, ये मेवाड़ का है चित्तौड़गढ़ किला, तो चित्तौड़गढ़ किला जब विजय हासिल किया उस समय वहाँ की स्त्रियों ने जौहर प्रथा उजागर की, यानी कि जौहर प्रथा की शुरुआत की। वहाँ के जो राजपूतान शासक थे उनकी जितनी भी औरतें थीं, वहाँ के शासक उनके सेनाओं की जितनी भी औरतें थीं, सारी उस किले की औरतों ने एक जौहर प्रथा प्रारंभ किया। यानी कि इस प्रथा के दौरान ये होता है कि जैसे ही वहाँ के सारे सेना मरने के बाद किला पर जब दूसरों का विजय हो जाता है, तो वो नारी जो औरतें थीं दूसरों के हाथ न आए, इसके बजाय उसने कहा कि हम उनके हाथ लगने से अच्छा है कि हम आत्मदाह कर लें, यानी कि आग जला के और उसमें कूद के अपना जान दे दे। तो उसी को जौहर प्रथा कहा गया। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण बहुत ही अच्छा था। मैंने जैसे ही बता दिया कि यह कुशल प्रशासक था। तो कुशल प्रशासक का मतलब कि ये जो कुशल शासक था तो बाजार नियंत्रण पे भी बहुत कुशलता से और चतुराई से चलाता था, नियंत्रण में रखा था। बाजार नियंत्रण, अब ऐसे सोच लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। इसी दौरान इसके बड़े सेना की ज़रूरत थी और बड़े सेना की ज़रूरत है यानी कि उसके भोजन की भी व्यवस्था करनी थी। इसलिए इसने बाजार नियंत्रण में क्या किया कि सभी व्यापारियों को एक उचित मूल्य पे सामान बेचने का जो दे देता है आदेश कि आप एक निश्चित मूल्य पे बेचिएगा, उस पर हमें निश्चित कर चाहिए, और ऐसा न करने वाले को दंडित भी करता था। और ये बहुत कुशलता से सभी चीज़ों पे कर लगा के और सिपाहियों के सिपाहियों की भोजन खाना पूर्ति के लिए बहुत सारे कदम उठाए और बहुत सारा कर भी वसूला करता था।
वहाँ के जितने भी आसपास के जो बहुत बहुत धाना सेठ थे उनसे भी इसने विशेष कर लिया और कर लेके अपने खजाने की देखरेख भी स्वयं करता था। ये नहीं है कि मतलब किसी को दे दिया कि तुम जाके तहसीलो कर ले आओ और कर ले आने के बाद उसके तुम्हारी जिम्मेवारी है क्या करोगे क्या नहीं, ये खुद देखता था। ये बहुत ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो दक्षिण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और इसने 1309 से 1313 तक के एक युद्ध के लिए, यानी कि जो दक्षिण के पूरे दक्कन का क्षेत्र था उस पर विजय के लिए अपने सेनापति मलिक कफूर को भेजता है, जो मदुरई के पांडवों, देवगिरी के यादवों और वारंगल के काकतीय वंशों को हराते अपने अधीन कर लेता है। इसी तरह इसके बहुत सारे ऐसे जो कारनामे थे इन्होंने किया और इसके करने के बाद यह बहुत बड़ा बलशाली राजा कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय मंगोलों ने दिल्ली पर बहुत बार आक्रमण किया। इसने सारे आक्रमण को विफल कर दिया। माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो सम्राट अशोक के समान बहुत ज़्यादा विशाल था। और इसके मृत्यु के बाद, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है उसके बाद खिलजी वंश के एक छोटे से शासक हैं, यानी कि आखिरी शासक कह सकते हैं, होते हैं। उनका नाम है खुसरो खां, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति गाजी मलिक द्वारा कर दी जाती है। और इसी प्रकार यहाँ पे खिलजी वंश की समाप्ति। और गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या करने के बाद एक वंश का स्थापना करता है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक चलता है, जिसके बीच में सबसे पहला शासक जाहिर सी बात है गाजी मलिक ही होगा, जो अपना नाम यानी कि अपना उपाधि बदलता है और रखता है अपना नाम गयासुद्दीन बलबन। यानी गयासुद्दीन बलबन जो है तुगलक वंश का पहला शासक होता है, जो 1320 में सत्ता संभालता है और इसने वारंगल, बंगाल और उड़ीसा में सैन्य अभियान चलाता है ताकि मेरा क्षेत्र विस्तार ज़्यादा मजबूत हो। परंतु यह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है, जैसा कि आप देख पाएंगे कि 5 सालों के बाद इसी के सम्मान में एक सभा आयोजन की जाती है 1325 में, जिसमें मंडप गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक जगह गया सम्मान लेने, कुछ ज़्यादा ही सम्मान इसको मिल गया, मंडप गिर गया, करे चल गया ऊपरे, मंडप नीचे गिरा, ऊपरे चला गया। अब समझ सकते हैं बेचारा इतना बड़ा सम्मान लेने गया था, खुद सम्मान बन गया। चलिए अब आगे जानते हैं। अब इसका तो खत्म हो गया, अब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में इससे पहले कोई भी इतना बुद्धिमान और इतना पढ़ा लिखा उच्च शिक्षा वाला शासक नहीं हुआ था। ये बहुत ही पढ़ा लिखा शासक था। इसे इसके समकालीन इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा है, क्योंकि यह बुद्धिमान तो था किंतु कभी कभी ऐसी मूर्खता कर देता था, ऐसे काम कर देता था जिसके वजह से लोगों को गहरा संकट में डाल देता था। इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे द्वाब में कर की वृद्धि, 1327 में राजधानी का परिवर्तन प्रयास, यानी कि राजधानी परिवर्तन करने लगा था, हस्तांतरण करने लगा था, यहाँ से वहाँ मतलब बदलने लगा था। सांकेतिक मुद्राएं, सैन्य अभियान, द्वाब के कर की वृद्धि। ये ऐसे क्षेत्र थे जो गंगा नदी के द्वाब के क्षेत्र थे, जहाँ पे गंगा, एक तरफ से गंगा नदी और दूसरे तरफ से यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी दो तरफ से बह रहे थे और उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे द्वाब कहते हैं। तो द्वाब का जो क्षेत्र था उस पर ज़्यादा उपजाऊ होता था, तो उस पर इसने ज़्यादा कर लगा दिया। और वो भी किस टाइम, जब वर्षा नहीं हुई उस टाइम। अब बताइए, जहाँ वर्षे नहीं हुआ है तो वहाँ फसल कैसे लगेगा? उसी टाइम उस पर दोहरा कर लगा दीजिए। एक तो बेचारा पानी की वजह से होता था, बारिश हुआ नहीं तो फसल हुआ नहीं, और ऊपर से कर लगा दिया। पहली मूर्खता थी बेचारे की। हालांकि ये एगो दयालु और निर्दयी दोनों माना जाता था। दयालु इसलिए कि ये गरीबों पर ज़्यादा अत्याचार नहीं करता था, और निर्दयी इसलिए क्योंकि इसने गलती की माफ़ी नहीं देता था ये। और 1327 में राजधानी परिवर्तन का प्रयास किया। ये काम किया कि जो दक्कन में देवगिरी था वहाँ इसने सोचा कि अपनी राजधानी ले जाते हैं। राजधानी वहाँ करने के चक्कर में 1550 किलोमीटर दूरी तय करके इसको जाना था देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी जो दक्कन में पड़ता है, ताकि वहाँ से बीचों बीच इसका राजधानी होने से
वह आसपास के सभी क्षेत्र में अपने सभी जितने भी क्षेत्र इसके थे शासन क्षेत्र, उसको अच्छा से उस पर शासन कर पाए। इसके लिए हालांकि सोच इसकी अच्छी थी कि बीचों बीच रहेंगे तो कहीं भी अगर कोई काम होगा तो हम जा सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, चाहे कहीं से कोई भी आक्रमण हुआ, कोई क्षेत्र में कुछ हो गया घटना, तो उसकी सूचना हमें जल्दी तक मिल जाए। इसके वजह से इसकी सोच अच्छी थी कि बीचों बीच रहेंगे। लेकिन पैदल इतना लंबा सफ़र करना पूरे कबीले के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। ये तो अपने घोड़ा पर, गधा पर, जो भी बोलिए जैसा गाड़ी था उस पर बैठ के जा रहा था बेचारा, लेकिन इसके जो साथी थे, जिसको इसके मतलब जनता थी, वो भी तो चल रही थी। उसको चलते चलते बहुत से मतलब ऐसे इसके जनता में जो हुए, सेवक जो हुए, वो आधे रास्ते ही दम तोड़ दिए। तब जाके ये जब पहुंचता है एक जगह, और जब इसको एहसास होता है कि हमारा जो यह विस्तार है, जो मतलब हमारा जो निश्चय है वह फेल होते हुए दिख रहा है, जो हमारा निर्णय है राजधानी परिवर्तन का वह हमारा फेल होते हुए दिख रहा है। इसके वजह से वो क्या किया कि अब वहीं से कहता है काम किया जाए, वापस दिल्ली चला जाए, अब हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे लगता है। तो फिर आधे रास्ते से मुड़ के वह दिल्ली की ओर चल पड़ता है। दिल्ली की ओर जाते समय वह वापस दिल्ली जब जाता है फिर से वहीं सत्ता करता है। बताइए, दिल्ली इसका राजधानी था, वापस दिल्ली रह गया। नुकसान क्या हुआ कि जितना दिन गए बैठ के पूरा जितना अनाज उनाज था सब खाया पिया, और ऊपर से जितना सेना का लॉस हुआ वो अलग, जनता कुछ मरा जो अलग, मतलब लगभग टोटल नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। को अपने गलत फैसलों के कारण बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो गया, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तब इसने सांकेतिक मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाने का कोशिश किया और लागू करा दिया कि काम कीजिए, चांदी सोने की कमी आ गई है, चांदी और सोने की कमी आ गई है, जिसकी वजह से अब सांकेतिक मुद्रा चलेगा, वह तांबा और पीतल का बना होगा, और इसके आदेश पे बाजार में चल पड़ता है। लेकिन यह बिना सोचे समझे जो फैसला करता था ना, इसके वजह से इसको नुकसान हो जाता था। जितने लोग भी चलाक थे और बड़े वर्ग के थे, उन्होंने क्या किया कि चांदी और तांबा के सिक्के को बाजारों में फैलाया और सोने के चांदी के सारे सिक्के को अपने घर ला लिया और सारे को गला के अपना एगो अलग रख लिया। यानी कि सोना चांदी के सिक्के बाजार से हो गए गायब। तांबा और पीतल सबके पास होता था और उन्होंने क्या किया कि घर पे ही वो सिक्के छापने लगे और ढालने लगे, ढाल के और वही चलाने लगे, जिससे और ज़्यादा इसको नुकसान होगा। ये भी लास्ट में विफल हो गया। अब सैन्य अभियान की ओर बढ़ते हैं। सैन्य अभियान, यह 1 साल तक अपने सैन्य को बहुत ज़्यादा तैयारी करने के लिए उत्सुक किया और 1 साल तक खूब तैयारी किया। इतना तैयारी किया कि जितना मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब सुविधा दिया जा सके और जितना सैन्य को पे खर्चा किया जा सके उतना सब कुछ किया। किस लिए? क्योंकि इसको ईरान और चीन से लड़ाई करना था। लेकिन बाद में इसको लगा कि ये भी मेरा फैसला गलत हो जाएगा, कहीं लड़ाई किया उसमें हमारा और बर्बादी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और इसने ये सोच को त्याग दिया। लेकिन तब तक 1 साल बीत चुका था और 1 साल में जो शाही खजाना था उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ चुका था, वो दबाव में हो गया था। इसे माना जाता है कि यह बहुत ही बुद्धिमान और उच्च नैतिक चरित्र वाला का स्वामी था। बुद्धिमान था, ललित कला और क्या बोलते हैं कि संगीत में इसकी बहुत बड़ी रुचि थी। लेकिन यह अच्छा शासक साबित नहीं हो पाया, जिसके वजह से इसके पिता में और विरासत मिली, पिता से विरासत में मिली जो इसकी संपत्ति थी और साम्राज्य, वो सिकुड़ कर छोटा हो गया। यानी कि माना जाए तो पढ़ा लिखा और उच्च शिक्षा के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि आपकी जो नैतिक नीतियां हैं और सामाजिक जीवन वो इनसे मिले और इसके प्रभाव न पड़े। हम इतना ये मानते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी शिक्षा अलग अलग पहलू हैं। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप की भावना नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता है। कोई ये भी होता है जो कम शिक्षा जानता हो लेकिन उसके अंदर लीडरशिप की भावना होती है। आप हमारे समाज में भी देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जिस तरह तुगलक वंश को पूरा बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, उसके मृत्यु के बाद यानी कि उसके जाने के बाद, सत्ता छोड़ने के बाद, उसका चचेरा भाई एक कुशल सेनापति था, उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने बंगाल पे बहुत बार आक्रमण किया, 2 बार प्रयास किया दृढ़ निश्चय होकर। लेकिन इसकी जो
आप आत्म कह सकते हैं कि आत्मबल बहुत कमज़ोर था। असल जो कुशल शासक होता है वो होते हुए भी, कुशल सेनापति होते हुए भी उसने एक भी युद्ध नहीं जीत पाया, दोनों बार हार गया। और इसने दक्कन पे दोबारा चढ़ाई भी नहीं की। लेकिन इसके पास जो भी बचा खुचा संपत्ति बचा हुआ था राजस्व में, बस उसी से इसने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। यानी कि लोक सेवा में कह सकते हैं इसका ज़्यादा रुचि था, जनता की सेवा में। और पुरानी नहरों की मरम्मत करा दी, नई नहरें खुदवा दी, करों को घटा दिया। लेकिन गैर मुसलमान जो थे, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, उन पर जजिया कर लगा दिया। तो मुख्य रूप से एक सवाल तो आपका यहीं से हो गया कि जजिया कर किसने स्टार्ट किया था? तो तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। इसने कई स्कूल, अस्पताल, मदरसे का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली में फिरोजाबाद नामक एक नई शहर बनाई, यानी कि अपनी राजधानी बना ली फिरोजाबाद। दिल्ली में एक जगह का नाम रख दिया फिरोजाबाद। और जैसे तैसे करके इसकी जो होती है 1388 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका कोई योग्य शासक नहीं होता है। योग्य शासक मतलब योग्य उत्तराधिकारी इसका नहीं था। यानी कि तुगलक वंश में बस आपसी बातें, आपसी कलह, आपसी विरोध चलते रहा। मैं बनूंगा यही करते रहे। उसके बाद 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है। तैमूरलंग का आक्रमण हम आपको बाद में दूसरे वीडियो में अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी बस समझ लिए तैमूरलंग आया और जो भी इसका बचा खुचा था वो भी लूटपाट करके चला गया। जाते जाते एक खिर्ज खां नाम के व्यक्ति को, जो यहाँ का गवर्नर सौंप गया, मुल्तान और पंजाब प्रांत का लाहौर, ये दो जगह का उसको दीवानी दे दी कि तुम यहाँ रहो, देख रेख करो। लेकिन तैमूरलंग की कुछ ही दिन बाद मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो उसका गवर्नर था, यानी कि जिसको वह सौंप के गया था दीवानी, वो खिर्ज खां देखता है कि तुगलक वंश के कोई भी शासक उतने योग्य नहीं है जो शासन चला सके। और मौका पाकर वह दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। 1414 में वह दिल्ली पर चढ़ाई करता है और वह दिल्ली में एक सैयद वंश नाम के वंश की स्थापना करता है। हालांकि सैयद वंश के जो एक ही शासक खिर्ज खां कह सकते हैं कि बस कुशल शासक था। और इसके अलावा कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो इसको विस्तार कर सके। जितना भी बचा खुचा था बस इसी ने चलाया। और यही उस वंशज का कह सकते हैं संस्थापक भी कहिए सैयद वंश का, या कहिए कि कुशल शासक, बस यही था। जिसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है। उसके बाद किसी तरह से घींच घसीट के, जैसे भी कहिए, आपसी मतभेदों के होते हुए 30 साल तक और शासन चल जाता है, 1451 तक। उसके बाद सैयद वंश का कोई ज़्यादा आपसी कलह और कुछ आंतरिक विवादों में से ही एक व्यक्ति उभर कर आता है जिसका नाम है बहलोल लोदी। और वह दिल्ली का शासक होता है और वह अपना नया वंश, यानी कि नई वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक चलता है। इसके संस्थापक बहलोल लोदी हैं। बहलोल लोदी सिंध और मेवाड़ पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। यह अपने सरदारों को बराबरी का सम्मान देते हैं, अपने बराबर का सम्मान देते हैं अपने सरदारों को। सरदार जो होते थे इनकी सहायता करने वाले, और उनकी सहायता से 38 वर्ष तक जो सेना में मुख्य होते हैं उसे सरदार कहते हैं उस समय। तो वो क्या करते हैं कि 38 वर्ष तक उन्हीं की सहायता से शासन करते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद सिकंदर लोदी बैठते हैं गद्दी पे, जिनका उन सरदारों से तालमेल नहीं रहता है, यानी कि उनके साथ उनका नहीं बनता है। वह अपने वंश के कुशल शासक तो बने, यह अपनी राज्य की राजधानी दिल्ली से आगरा लेके आए, ठीक। और यह कुशल शासक भी थे सिकंदर लोदी। इसने हिंदुत्व के साथ घृणा वाला व्यवहार किया था, ये हिंदुत्व का खिलाफत था, ठीक। और इसके मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, जो कि दिल्ली सल्तनत और बहलोल जो यहाँ लोदी वंश है इन सब का आखिरी शासक होता है। यह 1517 में गद्दी बैठता है और 1526 तक इसकी समाप्त हो जाती है। यह अपने साम्राज्य के सरदारों के तालमेल नहीं रखता है, यानी कि इसका भी साम्राज्यों के साथ बिल्कुल नहीं बनता है। और इसी के बीच में से एक सरदार निकल के आता है इसी का, जिसका नाम होता है दौलत खां। और दौलत खां ने क्या किया कि इससे नाराज होकर और इससे ईर्ष्या करके
भारत में बाबर को आक्रमण करता है, जो तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंशज बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है और बाबर आता है और भारत में पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ता है। 1526 में। अब 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है और वहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और वहाँ से भारतीय सत्ता में मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो अब हम आगे मुगल वंश पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।